कोलकाता की एक तंग गली, बाहर से बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन अंदर वहाँ इंसानों की हड्डियाँ साफ की जा रही हैं, उन्हें ब्लीच किया जा रहा है और लकड़ी की क्रेटों में पैक करके अमेरिका, जापान, यूरोप भेजा जा रहा है। ये एक असली इंडस्ट्री की कहानी है, उस वक्त की जब दुनिया भर के मेडिकल कॉलेजेस में लटके हजारों नरकंकाल इंडिया से जाते थे। उस वक्त की जब मेडिकल साइंस आगे तो बढ़ती रही, लेकिन कॉलोनियलिज्म और भारतीयों की गरीबी के सहारे। एक वक्त था जब इंडिया दुनिया भर को ह्यूमन स्केलेटन्स यानी कि नर कंकाल एक्सपोर्ट करता था, और सिर्फ थोड़े बहुत नहीं, हजारों हर साल दुनिया भर के मेडिकल कॉलेजेस, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ में। और धीरे धीरे कोलकाता दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन स्केलेटन एक्सपोर्ट हब बन गया। कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक 1930 से 1985 के बीच कोलकाता से पूरी दुनिया में 20 लाख से ज़्यादा ह्यूमन स्केलेटन्स यानी कि नर कंकाल एक्सपोर्ट हुए हो सकते हैं। 20 लाख। लेकिन दिमाग में बार बार ये सवाल आता है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में कोलकाता में नरकंकाल अवेलेबल कैसे हुए? क्या वहाँ पर कोलकाता में कोई अवैध व्यापार केंद्र चल रहा था? कोई इलीगल ट्रेड हब था? कोलकाता के नरकंकाल निर्यात की ये कहानी ब्रिटिश राज से शुरू होती है। एक ब्रिटिश मेडिकल क्लासरूम टेबल पर एक स्केलेटन प्रोफेसर एनाटॉमी पढ़ा रहा है, लेकिन अगले आने वाले बैचेस के लिए उनके पास नर कंकालों की कमी होने वाली है। तब इन डॉक्टर्स की नज़र पड़ती है भारत पर। कैलकाटा मेडिकल कॉलेज में एलन वेब नाम के एक सर्जन थे, ब्रिटिश। उन्होंने लिखा कि इंडियन स्केलेटन्स यूरोप की इस स्केलेटन शॉर्टेज को पूरा कर सकते हैं। लेकिन इंडियन स्केलेटन्स ही क्यों? क्योंकि इंडिया में लेबर सस्ती थी, और दूसरा रीज़न, कॉलोनियल माइंडसेट में ये एक्सेप्टेबल था कि इंडियन बॉडीज़ के साथ वो ये सब कुछ कर सकते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि इस काम के लिए कैलकाटा ही क्यों? ये ब्रिटिश कैपिटल थी, यहाँ पर सबसे बड़ा बंदरगाह यानी कि पोर्ट था, और यहाँ पर कैलकाटा मेडिकल कॉलेज भी था। मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर इस काम के लिए सारा का सारा ऑलरेडी तैयार था। लेकिन लाशों में से मांस हटाकर हड्डियों को साफ करने का काम करता कौन? इसके लिए ब्रिटिशर्स ने भारत की जाति व्यवस्था को अपना हथियार बनाया। उन्होंने डोम समुदाय के लोगों को, जो शमशानों में काम करते हैं, अपने साथ जोड़ा, लाशों को लाने और उन्हें तैयार करने के लिए। नतीजतन 1850s तक अकेला कैलकाटा मेडिकल कॉलेज दुनिया भर में हर साल 900 स्केलेटन, 900 नर कंकाल निर्यात कर रहा था। लेकिन सोचने वाली बात है कि एक मेडिकल कॉलेज के पास आखिर इतनी सारी बॉडीज आती कहाँ से थी? समय के साथ नरकंकालों का निर्यात एक बड़ा व्यापार बन गया। सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि ये कोई छुपा हुआ अंडरग्राउंड रैकेट नहीं था, ये एक लीगली रजिस्टर्ड बिजनेस था। एक्सपोर्ट के लिए पेपर वर्क होता था, इसके पास लाइसेंस था, बस कोई भी इसके बारे में खुलेआम बात नहीं करता था। कोलकाता की ये बोन फैक्ट्रीज बाहर से तो एक नॉर्मल वर्कशॉप जैसी दिखती थी, लेकिन इनके अंदर एक अलग ही दुनिया चलती थी। बॉडीज आती थी, उनकी 206 हड्डियां अलग करके साफ की जाती थी और ब्लीच की जाती थी। फिर उन्हें दोबारा जोड़कर एक पूरा स्केलेटन तैयार किया जाता था। फिर इन्हें लकड़ी की क्रेटों में पैक करके भेज दिया जाता था विदेशों में, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इतने सारे कंकाल, इतनी सारी बॉडीज आती कहाँ से थी? ऑफिशियली ये कंकाल आते थे अनक्लेम्ड बॉडीज से, मेडिकल कॉलेजेस से और हॉस्पिटल्स से। लेकिन इन्वेस्टिगेशंस में कुछ शब्द बार बार सामने आते रहे हैं: कब्रिस्तान, शमशान और ग्रेव रॉबर्स। रात के अंधेरे में कब्रें खोदी जाती थीं, उनमें से बॉडीज़ निकाली जाती थीं और उन्हें प्रोसेसिंग सेंटर्स तक पहुंचाया जाता था। और कभी कभी इतिहास के सबसे दुखद पल
इस ट्रेड के लिए मौका बन जाते थे, जैसे कि 1943 का बंगाल का अकाल, जब लाखों लोग भूख से मर रहे थे, और अनक्लेम्ड बेनाम लाशें जो कई बार हुगली नदी में भी मिल जाती थी। कुछ केसेस में बॉडीज उन लोगों की भी होती थी जिन्हें क्लेम करने वाला कोई भी नहीं था, लेकिन बोन ट्रेड की मार सबसे ज़्यादा पड़ी गरीब परिवारों पर और लोअर कास्ट कम्युनिटीज़ पर, इस कदर कि वो अपने मृत रिश्तेदारों की लाशें बेचने के लिए तैयार हो जाते थे, बिना उनकी कंसेंट के, बिना उनके क्रियाकर्म के। ये सिलसिला कई सालों तक आज़ादी के बाद भी चलता रहा, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया और जिसकी वजह से इस ट्रेड पर बैन लग गया। 1947 में अंग्रेज इंडिया से चले गए। अब इंडिया के ऊपर कोई भी कॉलोनियल प्रेशर नहीं था नरकंकालों को एक्सपोर्ट करने का, लेकिन अब इंडिया खुद मिडिलमैन बन गया। इनफैक्ट डोम समुदाय के कुछ लोग जिन्हें ब्रिटिशर्स ने अपने साथ इस व्यापार में जोड़ा था, वो खुद इस व्यापार में उतर आए। लेकिन 1980s के मध्य तक प्रेशर बनने लगा इस ट्रेड को रोकने का, इंडिया के अंदर भी और बाहर से भी। फिर मार्च 1985 में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक व्यापारी गिरफ्तार हुआ जिसने 1500 बच्चों के कंकालों को एक्सपोर्ट किया था। आरोप ये भी था कि इनके कंकालों के लिए हत्याएं भी की गई थी। इस वाकये के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत ह्यूमन स्केलेटन एक्सपोर्ट पर कंप्लीट बैन लगा दिया और ऑफिशियली ये ट्रेड पूरी तरह बंद हो गया। आखिरकार लगा कि कानून आने के बाद ये कहानी खत्म हो जाएगी, पर कानून आने के तुरंत बाद ही कुछ बहुत ही अजीब सा हुआ। दुनिया के कई हिस्सों से कई इंटरनेशनल ग्रुप्स इस बैन को हटाने के लिए लॉबी करने लगे। उन्होंने इसे एक ह्यूमन प्रॉब्लम की तरह नहीं, इसे एक सप्लाई प्रॉब्लम की तरह देखा। अब सवाल ये है कि कानून आने के बाद क्या ये ट्रेड पूरी तरह बंद हो गया? क्या मेडिकल कॉलेजेस ने प्लास्टिक स्केलेटन्स को यूज करना शुरू कर दिया? 2001 में कोलकाता की एक मेडिकल सप्लाई कंपनी यंग ब्रदर्स के ऑफिस के सामने कुछ ऐसा हुआ जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया और ये सवाल खड़ा कर दिया, क्या कानून होना ही काफ़ी है? आसपास के लोगों ने कंप्लेंट करनी शुरू की एक तेज़ बदबू की, इतनी तेज़ कि दूर गलियों में भी वो आती थी। पड़ोसियों ने बताया छत पर हड्डियां सूखती दिखती हैं, बड़े बर्तनों में कुछ उबाला जाता है। अथॉरिटीज़ को शक हुआ और उन्होंने रेड की। अंदर मिली छत पर सूखती हुई हड्डियां, कमरों में स्केलेटन्स और हवा में एक ऐसी बदबू जिसे पड़ोसी सालों तक नहीं भूल पाए। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक वहां पर बोन्स को साफ करके उनसे फैट हटाने का प्रोसेस किया जा रहा था। 3 ट्रक भरकर हड्डियां मिली थी और पेपर्स भी मिले थे जहां पर फॉरेन डेस्टिनेशंस का नाम था, अमेरिका, सिंगापुर एंड यूरोप। सबसे शॉकिंग बात, ये कोई पुराना स्टॉक नहीं था, ये एक चलता हुआ बिजनेस था सुप्रीम कोर्ट के बैन के 16 साल बाद भी। अगले दशक में भी वेस्ट बंगाल में इस तरह के केसेस बार बार सामने आते रहे। 2007, 2009, 2017 और 2018, और हर बार वही कहानी, कब्रिस्तान, नदी और हड्डियां जो किसी डॉक्टर या मेडिकल इंस्टीट्यूट तक पहुंचते थे। इसी तरह के एक इलाके में एक किसान ने एक इंटरव्यू में कहा कि जब मैं मरूंगा तो मेरी बॉडी भी चोरी हो जाएगी। सोचिए, एक इंसान है जो मौत से नहीं डर रहा, वो इस बात से खौफ खा रहा है कि मरने के बाद उसके शरीर के साथ क्या हो। प्लास्टिक के कंकाल पहले बनते नहीं थे, ह्यूमन एनाटॉमी स्टडी करनी थी, इसलिए असली हड्डियों का कंकाल ही यूज़ होता था। फिर प्लास्टिक आया, लेकिन तब भी उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी। हालांकि आज ज़्यादातर मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में आपको हाई क्वालिटी प्लास्टिक स्केलेटन्स ही मिलेंगे। तो सवाल ये है कि प्लास्टिक स्केलेटन्स आने के बाद भी इतने समय तक ये इलीगल ट्रेड क्यों चलता रहा? क्योंकि कोई भी इलीगल ट्रेड सिर्फ इसलिए ख़त्म नहीं होता कि कोई बेहतर ऑल्टरनेटिव आ गया है। जब एक इलीगल ट्रेड का नेटवर्क बन जाता है, सप्लायर्स, बायर्स, शिपिंग रूट्स, तो ऐसे इलीगल नेटवर्क को टूटने में भी वक्त लगता है। लेकिन शायद इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है। एक पल को सोचिए एलन वेब के बारे में,
जो एनाटॉमी पढ़ाना चाहता था, और फिर सोचिए उस किसान के बारे में जिसको डर था कि मौत के बाद उसकी बॉडी भी चोरी हो जाएगी। इन दोनों के बीच ही शायद इस कहानी का सच छुपा है। मेडिकल साइंस को जो चाहिए था वो उसे मिल गया, लेकिन उसकी कीमत किसने चुकाई? आज अगर किसी मेडिकल कॉलेज में कोई पुराना ह्यूमन स्केलेटन आपको दिखे तो पहला सवाल एनाटॉमी का नहीं होना चाहिए। पहला सवाल शायद ये होना चाहिए कि किसका स्केलेटन था, उसके क्या सपने थे, और क्या इस व्यक्ति ने कभी ये चुना था कि मौत के बाद उसके कंकाल को किसी क्लासरूम में लटका दिया जाएगा। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो कमेंट्स में अपने ख्याल ज़रूर लिखें, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इंडिया की ऐसी गुमनाम स्टोरीज़ पसंद आती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर हम आएंगे ऐसी ही अलग अलग कहानियों के साथ। मिलते हैं जल्दी अगले एपिसोड में।